बड़ी खबर आ रही है चमोली हादसे से जुड़ी हुई। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और मुख्यमंत्री धामी एक्शन मोड में है, लेकिन अभी भी 3 मजदूर फंसे हुए हैं। माणा गांव में जमी 5 से 6 फीट की बर्फ और खराब मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू आज भी जारी है, लेकिन दुखद खबर यह है कि एक शव रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। जिन 4 मजदूरों की तलाश 2 दिन से हो रही थी, उनमें से एक का शव मिल गया है और अन्य 3 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। चमोली में 28 फरवरी को ग्लेशियर टूटा था। इस दौरान सड़क निर्माण में लगे 54 मजदूर बर्फ में फंस गए थे। हादसे के बाद प्रशासन और सरकार तुरंत हरकत में आए और रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीएम धामी ने आज भी अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। इसके साथ ही इस बैठक में चमोली के डीएम संदीप तिवारी भी वर्चुअल तौर पर जुड़े, जिनसे उन्होंने रेस्क्यू को लेकर डिटेल में बातचीत की। आप इन 3 तस्वीरों को भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो 3 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। दूसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर नजर बनाए हुए हैं, पूरे हालात पर समीक्षा कर रहे हैं कि रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है। और तीसरी तस्वीर में आपको हम ये बता रहे हैं कि अब तक 51 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 मजदूरों का रेस्क्यू और किया जाना बाकी है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। पता नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया, आर्मी ने भी काफ़ी सहयोग किया सर, और आप लोगों का भी। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। 5 से 6 फीट बर्फ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। कुल कितने लोग थे? हम एक साथ 23 बंदा पहुँचे बीआरओ कैंप। 6-7 बंदा लापता है सर। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं अभी। 4 बंदे हम सेफ हैं, 14 बंदे हम साथ थे रात में। हमारा एक बंदा उसमें एक्सपायर हो गया उसी रात। उसे दवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो एक्सपायर हो गया वो। तो आर्मी कैंप नीचे थी, पार में थी, तो वो लोग हमारे पास सुबह आए थे। जब उन्होंने कन्फर्मेशन हम किसी ने बताया होगा कुछ बंदे यहाँ फंस रहे हैं, तो वे हमारे पास सुबह 8 बजे आए थे। तो आपने इन मजदूरों को सुना कि कैसे भयावह हालात थे उस समय जब ये ग्लेशियर टूटा, और जो लोग अपनी जिंदगी बचाकर वापस पहुंचे हैं सुरक्षित, वो अपना बयान यहां पर दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या हुआ था। हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या हालात है, मौसम कैसा है, क्या अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं रेस्क्यू में? देखिए विशाल, मौसम फिलहाल जो है वो साथ दे रहा है। अभी मौसम साफ है, हल्के हल्के बादल वहाँ छाए हुए हैं। जो थर्मल कैमरे दिल्ली से और देहरादून से एसडीआरएफ के थ्रू या आईटीबीपी के थ्रू वाया हेलीकॉप्टर माना पहुंचाए गए थे, उनके थ्रू जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो है एक श्रमिक की जो है वो बॉडी मिली है। अभी 3 श्रमिक जो है वो अभी भी लापता हैं। उनका सर्च अभियान अभी भी 7 से लेके 8 फीट जो बर्फ़ वहाँ है उसमें खोजबीन की जा रही है। एक बात मैं और बता दूं कि टोटल 8 कंटेनर थे, 8 के 8 कंटेनरों को ढूंढ लिया गया है, लेकिन जो 3 श्रमिक हैं वो उन कंटेनरों के अंदर नहीं थे। तो जो सर्च टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि जहाँ पर कंटेनर हैं उसके आसपास ही ये लोग होंगे। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है उन्होंने जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो उनके साथ के श्रमिक थे, उनसे बारीकी से ये जानने की कोशिश करी है, लोकेशन लेने की कोशिश करी है। उनसे बातचीत के आधार पर एक मैप तैयार किया है, जिससे वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट
बॉडी या जो श्रमिक हैं वो किस एरिया में हो सकते हैं। तो ये जो सेंसर कैमरे हैं, जो सर्च अभियान चलाने वाली जो टीम है, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये बर्फ़ के अंदर ज़मीन तक इस चीज़ की मैपिंग कर सकते हैं कि कहीं पर कोई इंसान या कोई वस्तु है तो नहीं, उसकी धड़कन तक को भी ये कर सकते हैं। क्योंकि मौसम साथ दे रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि शायद आज शाम तक ये सर्च अभियान पूरा हो जाए। विशाल जी अतुल, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, वायुसेना, इन सभी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। संख्या को लेकर क्या अपडेट है? कितने लोगों की मौत हुई है अब तक इस रेस्क्यू के दौरान, और कितने लोग अभी टोटल फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल 4 लोगों की मौत हुई है। अभी 3 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। वायुसेना जो है वो हवाई मार्ग से उन लोकेशनों को ट्रेस कर रही है कि कहाँ पर श्रमिक हो सकते हैं। चूँकि जो सड़क का मार्ग है वो अभी बाधित है, क्योंकि वहाँ पर 8 से 10 मीटर तक जो है वो बर्फ़ सड़क के ऊपर जमी हुई है। हालांकि जो जेसीबी मशीनें हैं वो उसको काट कर वहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं, मगर जो 7 सेना के, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें मेन हेलीकॉप्टर चेतक है, चेतक के अंदर खासियत ये होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सकता है और कहीं पर भी उसको आप उतार सकते हैं। तो उनके द्वारा जो है काफ़ी मदद ली जा रही है। और जो सेंसर मशीनें हैं, इन मशीनों से उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही उन श्रमिकों का पता लगा सकता है। और जो घायल हैं उनका जो है चमोली के अस्पताल में और बद्रीनाथ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक घायल हैं जिनको रेस्क्यू करके कल एयरलिफ्ट करके जो है ऋषिकेश एम्स में लाया गया था, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। विशाल जी अतुल, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद का ऐलान भी किया जा रहा है जिन लोगों की मौत हुई या जो लोग घायल हैं उनके परिवारजनों के लिए? देखिए, अभी मदद का ऐलान उन्होंने आधिकारिक तौर पर नहीं किया है। उनका ये कहना है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब वो मदद करेंगे, मदद की धनराशि उनको देंगे। उनका साफ कहना है कि जो पीड़ित परिवार हैं या जो घायल के परिवार हैं वो उनके साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से मदद करने को तैयार हैं। सरकार ने घायलों के बहुत ही बेहतर इंतजाम करने के लिए हर जगह, ख़ास तौर पर एम्स ऋषिकेश में और जोशीमठ में, और जो वायुसेना, थल सेना है, उनके जो मिलिट्री के हॉस्पिटल हैं, उनमें पूरी व्यवस्था कर रखी है और इलाज फ्री कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो उनके परिवारजनों को मदद की जाएगी। अभी जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडी को लेके जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। विशाल जी बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको हिमाचल के किन्नौर की दिखाते हैं, जहाँ जबरदस्त बर्फबारी हुई है, 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, कई सड़कें बंद हैं और बिजली भी गुल है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो ये किन्नौर में जबरदस्त बर्फबारी से मुसीबत बहुत भारी हो गई है। 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, कई सड़कें बंद हैं, बिजली भी गुल है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो देश के खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में बर्फबारी से मुसीबत बढ़ी हुई है। और अब ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें बंद हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित है, बिजली भी चली गई है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बर्फ की एक मोटी परत आपको इस वक्त दिखाई देगी। 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, कई सड़कें बंद है, सड़कों को साफ करने का भी काम यहां पर जारी है। अब आगे बढ़ते अगली खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में अचानक आई बाढ़ ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेनकासी के कोटालम वाटरफॉल पर अचानक बाढ़ आने से पर्यटक निराश हैं, क्योंकि यहां स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमिलनाडु के तेनकासी में जल तांडव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेनकासी के कोटालम वाटरफॉल पर अचानक बाढ़ आने से पर्यटक निराश हैं, क्योंकि अब वहां उनके जाने पर, स्नान करने पर एहतियातन रोक लगा दी है। अपील की गई है कि पर्यटक इसके पास न जाएं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तेनकासी जिले की हैं, जहां पर कोटालम वाटरफॉल पर अचानक बाढ़ आने से कई पर्यटक निराश हो गए हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरा जल सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा तमिलनाडु के तेनकासी के कोटालम वाटरफॉल में, जहां अचानक बाढ़ आ गई और इस अचानक आई बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी है।
तो ये तस्वीरें तमिलनाडु से हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे वो काफ़ी निराश बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इसके आसपास जाने से मना कर दिया गया है, एहतियातन उन्हें रोक दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, जहां की सियासत में भूचाल आने जैसा सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच एक गुप्त बैठक हुई। सामना के मुताबिक 22 फरवरी को सुबह 4 बजे बैठक में एकनाथ शिंदे ने सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी पार्टी की विलय बीजेपी में कर लीजिए। सामना के मुताबिक ये बैठक पुणे के कोरेगांव में वेस्टिन होटल में हुई थी। सामना का कहना है कि बैठक के बाद एकनाथ शिंदे काफी निराश दिखाई दे रहे थे। तो ये सब कुछ दावा सामना की तरफ से किया गया है, जो मुखपत्र है उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना का, और इसमें यह दावा किया गया है और यह दावा काफी बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इसके पास इनके सबूत क्या है, आधार क्या है, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो दावा मुखपत्र में शिवसेना के किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच एक गुप्त मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लीजिए। सामना के मुताबिक ये बैठक पुणे के कोरेगांव के वेस्टिन होटल में हुई थी। सामना का यह भी कहना है कि बैठक के बाद एकनाथ शिंदे काफी निराश दिखाई दे रहे थे। हालांकि आप देखिए, जो ये तस्वीरें भी आ रही हैं ये सामना के मुताबिक है। हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जो उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना है, जो उनका मुखपत्र सामना है, उसने ये दावा किया है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच पुणे के वेस्टिन होटल में मुलाकात हुई है। और हालांकि अगर इसके हम बैकग्राउंड को देखें तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में विद्रोह हुआ था, एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, असली शिवसेना बनाई थी, उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बहुत ज्यादा दूरियां हैं। तो इस बात की भी गुंजाइश हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कमजोर दिखाने की भी कोशिश सामना की तरफ से की जा सकती है, और उसी सिलसिले में यहां पर ये दावा किया गया हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में सामना में दावा किए जाने के बाद संजय राउत ने भी 22 फरवरी को अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच पुणे में गुप्त बैठक किए जाने का दावा किया है। तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट ने संजय राउत पर सवाल उठा दिए और कहा कि राउत को हर दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की आदत है। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें हैं कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको ज़रूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। संजय राउत जो है उनको हर दिन सुबह उठ के कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की आदत है, और इसमें कितना तथ्य है हम जानते नहीं है, मगर कुछ न कुछ एक मुद्दा लेके दिन की शुरुआत करना और दिन भर फिर मीडिया में वो चलाना। अब ये कौन सी मुलाकात है जो हुई भी होगी तो उसमें क्या गलत है, मगर उस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या माननीय एकनाथ जी शिंदे इन्होंने आकर सामना के संपादक को बताया होगा। तो देखिए, आपने संजय राउत को सुना, उन्हें अपनी पार्टी की जब टूट रही थी उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अमित शाह और शिंदे की मीटिंग की जानकारी पता नहीं कहां से आई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कल राजगढ़ में थे, जहां वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहां उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का विवादित बयान सामने आया है। जनता के मांग पत्रों को भीख करार दे दिया। प्रहलाद पटेल ने जनता के मांग पत्रों को भीख करार दिया है। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ी, यह कहना है प्रहलाद पटेल का। यह भिखारियों की फौज को इकट्ठा करना है, प्रहलाद पटेल ने यह कहा है। क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं।
अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। प्रहलाद पटेल के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है और सीधे तौर पर आलोचना की है कांग्रेस पार्टी ने एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान की। प्रहलाद सिंह पटेल साफ बता रहे कि जनता को लेकर बीजेपी की क्या मानसिकता है। वो जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। अंबुज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, प्रहलाद पटेल जब चुनाव आता है तो वो खुद वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं, तो क्या जब वो वोट मांगते हैं और जनता अपना काम मांगती है तो ये भीख मांगना कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बयान आया है और उसको लेकर के अब चौतरफा प्रतिक्रिया भी आ रही है, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जनता जो है भीख मांगने की प्रवृत्ति जनता के अंदर आ गई है और जनता को अब लेने की बजाय देने के बारे में सोचना चाहिए। और इस के बाद से जिस तरीके से अब विपक्ष भी हमलावर हुआ है, विपक्ष भी ये कह रहा है कि क्या प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी जो जनता है उसको भिखारी मानती है। और इस तरीके से जिस तरीके से ये बयान सामने आया है एक कार्यक्रम में राजगढ़ में, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जनता जो है आजकल जब नेता उनके पास जाते हैं तो उनकी मांगों का बहुत बड़ा पुलिंदा उनके हाथ में दे देते हैं, एक एक कागज दे देते हैं और जो मांग है उनको एक तरह से उन्होंने बताया है कि भीख की तरह उसको बताया है। और एक उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो समाज में भिखारियों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो रही है उसको लेकर के भी आपत्ति। अंबुज, लेकिन अगर जनता को कोई समस्या होगी, जनता की कोई परेशानी होगी तो वो अपना प्रार्थना पत्र तो मंत्री को ही देंगे, अपने विधायक को ही देंगे, अपने सरकार के अधिकारियों को ही देंगे, तो ये भीख मांगने जैसी स्थिति कहां हो गई? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेताओं को जनता चुनती है, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, वो उनकी सेवा के लिए ही होते हैं। उनके क्षेत्र में जब जाते हैं तो चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है उनकी समस्याओं के सुनने की और उनकी समस्याओं के समाधान की। और अगर नेता इस तरीके की बात कहेंगे कि जनता की जो समस्या है उसको एक तरह से वो भीख की तरह देखते हैं कि ये भीख मांगी जा रही है, तो फिर इसमें तो ये गंभीर चिंता की बात है निश्चित तौर पर। और यही बात विपक्ष भी उठा रहा है, कह रहा है कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं, जब वोट मांगते हैं, तब आप बहुत विनम्र होकर के उनके बीच में जाते हैं, आप खुद भीख मांगते हैं। लेकिन जब जनता अपना अधिकार मांग रही है, अपने कामों के लिए आपसे हिसाब मांगती है, अपने काम कराने के लिए आपसे निवेदन करती है, तो आप उसको भीख कह करके कहीं ना कहीं जनता का भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का ये विवादित बयान आया है। अब देखना ये होगा कि इस पर वो सफाई कब देते हैं और क्या वो इस पर माफी मांगेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जलगांव से। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है और इस मामले में एक आरोपी अनिकेत भोई गिरफ्तार हुआ है, 6 फरार हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आ रही है। एक आरोपी अनिकेत भोई गिरफ्तार हुआ है और 6 अब तक फरार है। पुलिस उन 6 आरोपियों को भी पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर चुकी है। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आ रही है। एक आरोपी अनिकेत भोई गिरफ्तार, 6 फरार है। ये खबर है जलगांव से, जहां पर केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। एक आरोपी अनिकेत भोई गिरफ्तार किया गया है,
6 फरार हैं और उन 6 फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि ये जो सभी आरोपी हैं कहां से थे, कैसे वहां पर पहुंचे हुए थे, इन सब की और ज्यादा डिटेल्स आना अभी बाकी है। लेकिन एक आरोपी अनिकेत भोई गिरफ्तार किया गया है, 6 फरार बताए जा रहे हैं। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जा रही है, तो क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे? निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। केंद्रीय मंत्री की बेटी अपनी सहेलियों के साथ में मुक्ताई नगर में उनके गृह क्षेत्र में एक मेला में, एक यात्रा में गई थी शामिल होने के लिए। वहां पर जो कुछ असामाजिक तत्व है वैसे 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उन नाबालिग लड़कियों की वीडियो बनाई और ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने देखा, जो लड़की के साथ गए हुए गार्ड थे उन्होंने देखा कि कुछ लड़के इन नाबालिग लड़कियों का वीडियो बना रहे हैं, जिसके बाद मोबाइल जब्त किया गया, मोबाइल की जांच की गई। इसी दौरान जो लड़के थे उन्होंने गार्ड के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी, मारपीट भी हुई, लेकिन फिर लड़कियों ने ये पूरी घटना आकर आप बीती अपने परिवार से बताई और ये मामला पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनिकेत भोई नाम के एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके अन्य जो 6 साथी हैं वो फरार हैं। उनकी भी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन कहने के सवाल उठता है कि जब केंद्रीय मंत्री की बेटी अपनी सहेलियों के साथ, नाबालिग बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने गई हैं, एक यात्रा में शामिल होने गई हैं और वहां पर गार्ड्स के बीच में वो अगर सुरक्षित नहीं है और कुछ मनचले उनका पीछा करते हैं, स्टॉक करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इससे रोकथाम किस प्रकार से लगाई जाए। और कहीं न कहीं यह मामला केंद्रीय मंत्री की बेटी से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन सवाल ये भी है कि एक आम लड़की की भी क्या सुनवाई थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।